पुस्तक का नाम संयुक्त परिवार के संयुक्त उत्तरदायित्व ऑडियो 8। परिवार में सहयोग एवं सद्भावना की आवश्यकता। घर में कटुतापूर्ण वातावरण है। एक दूसरे को सहयोग अपना वीराना सोच कर दिया जाता है। बहू के प्रति सास ननद आदि के हृदय में कोई स्थान नहीं है। बहू घर में बीमार पड़ी है, उसे दवा, चाय, भोजन, पानी आदि की समय समय पर आवश्यकता रहती है, किंतु इसकी व्यवस्था कौन करे? उससे तो सभी परिवारीजन जले भुने हैं। इधर पति भी खुले दिल से पत्नी की सेवा नहीं कर पाता है, क्योंकि घर में परंपरागत वातावरण है। पति स्वयं अपनी पत्नी की सेवा कैसे करे? यह तो लोक के विरुद्ध है। भला कहीं मर्द को भी औरत की सेवा करना चाहिए। पति भी थोड़ा दबे स्वभाव का है, इस कारण वह भी अपनी पत्नी की सेवा नहीं कर पाता है। इधर बेचारी पत्नी असहाय अवस्था में परिकराहती रहती है, किंतु उसकी कौन सुने। थोड़ा बहुत पति अपनी पत्नी के पास जाकर कुछ पूछताछ करता है तो घर में व्यंग की बरसात शुरू हो जाती है। क्या जमाना आ गया है, औरतों के गुलाम हो गए हैं आज के मर्द। तो ये व्यंगवान उसे सेवा करने से दूर कर देते हैं। पति मन ही मन परेशान है कि क्या करे। पत्नी की हालत दिनों दिन गिरती जा रही है। घर का कोई सदस्य उसकी ठीक तरह से साथ संभाल नहीं करता। आजकल परिवार के परिजन परस्पर सेवा की भावना नहीं रख पाते हैं। जैसे तैसे परिवार तो दिखाई देते हैं, पर भीतर ही परिवारीय भावना मर चुकी होती है। ऐसा लगता है सभी किसी होटल में रहते हैं, जहां खाना व विश्राम करने को मिलता है। एक दूसरे के दुख दर्द से क्या मतलब? आखिर क्या कारण है परिवारों में परस्पर सेवा की भावना लुप्त होती जा रही है? परिवार के हर सदस्य को एक दूसरे की सेवा करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। ये ही क्षण होते हैं जब एक दूसरे के प्रति व्यवहारिक प्रेम अभिव्यक्त करते हैं। अन्यथा शाब्दिक प्रेम बनाए रखने से क्या लाभ? किसी व्यक्ति के हृदय को जीतना है तो उसकी कष्ट और बीमारी के क्षणों में निस्वार्थ भाव से सेवा कर दीजिए, वह सदा के लिए अपना हो जाता है। सेवा के सुअवसर केवल बीमारी के समय ही नहीं रहते हैं। घर के परिजन पर किसी भी प्रकार की विपत्ति या कष्ट है, उस समय उसे सहायता पहुंचा देना ही सेवा है। संकट आर्थिक हो या सामाजिक हो या राजनीतिक, कैसा भी संकट तो संकट है, और उस समय पर हर आदमी को सहायता और सहयोग की आवश्यकता रहती है। इस समय सेवा पहुंचाना परिजनों का कर्तव्य है। यदि बीमारी, कष्ट, विपत्ति, संकट आदि के क्षणों में परिवार के परिजन एक दूसरे के सहयोग, सहायता व सेवा के लिए हाथ बढ़ाते रहे तो परिवारीय वातावरण में स्नेहिलता बनी रहती है। पति पत्नी के दाम्पत्य जीवन में सुखप्रद आकर्षण बना रहेगा। वे एक दूसरे के लिए हर घड़ी हर काम के लिए तत्पर रहेंगे। उनकी प्रसन्नता का प्रभाव यह होगा कि घर के परिजन भी प्रसन्न रहेंगे तथा परिजन भी सेवा की भावना बनाए रख सकेंगे। उनमें भी प्रसन्नता बनी रहेगी। इस प्रसन्नता के वातावरण में बच्चों का विकास भली भांति होता रहेगा तथा सहयोग, सहायता और सेवा का पाठ बच्चे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सीखते रहेंगे, जिसका उपयोग अपने भावी जीवन में कर सकेंगे। सहयोग, सहायता और सेवा की भावना के विकास पर परिवार की प्रसन्नता और प्रगति निर्भर है। घर को तपोवन बनाने के लिए गृहपति को स्वयं तपस्वी बनना पड़ता है, ताकि उसके अनुकरण में परिवार के सदस्यगण भी उसी दिशा में बढ़ते चले जाएं। परिवार से श्रेष्ठ प्रेरणाएं एवं आनंद प्राप्त करने के लिए उसका स्वरूप और वातावरण उत्कृष्ट स्तर का बनाना होता है। आज यदि परिवार उल्लास, हर्ष, सुख, सौमनस्य, शांति, संतोष एवं प्रेरणा प्रकाश नहीं दे पाते तो इसका कारण मात्र यही है कि परिवार के दर्शन एवं प्रयोजन को भुला दिया गया है। शरीर कमजोर जड़ों वाले पेड़ों के गिरने में क्या आश्चर्य। अतः यदि आज परिवार व्यवस्था विघटित होती चली जा रही है और उससे मनुष्य की सुख सुविधा में कोई सहायता मिलने के स्थान पर कष्ट, कलेश, असुविधा, असंतोष एवं अवरोध ही प्राप्त होते हैं, तो इससे परिवार संस्था ही दोषपूर्ण नहीं सिद्ध हो जाती। मध्ययुगीन धार्मिक पंथों के रक्त रंजित संघर्ष और निरर्थक कर्म कांडों
तथा अंधविश्वासों पर भी उनका आग्रह जिस प्रकार धर्म तंत्र को त्याज्य दूषित नहीं सिद्ध करता, उसी प्रकार परिवार जीवन में व्याप्त विशृंखलता, दुराग्रह और हताशा उसे त्याज्य नहीं सिद्ध करते। जब परिवार व्यवस्था इतनी श्रेष्ठ है और उसमें व्यक्ति निर्माण के सभी आधार सन्निहित हैं, तब आज वह सुसंस्कृत व्यक्तियों का उपहार समाज को देने में समर्थ क्यों नहीं सिद्ध हो रही है? इसका एक ही कारण है, आज परिवार का जीर्ण शीर्ण ढांचा तो है, पर उसकी प्राण शक्ति उसमें से विदा हो चुकी है। जहाँ परिवारों में इस प्राण शक्ति के कुछ अंश शेष हैं, वहाँ उसी मात्रा में वैसे परिणाम भी प्राप्त होते स्पष्ट देखे जा सकते हैं। हमारा शरीर हमें प्रिय लगता है, उसकी हम सयत्न देखभाल साज संभाल करते हैं, क्योंकि वह हमारे अंतःकरण और विवेक के अनुसार कार्य संपादित करने का समर्थ माध्यम बनता है। प्राण शक्ति से रहित होने पर यही शरीर दूषित मान लिया जाता है, उसे यथाशीघ्र घर से हटाने का प्रबंध किया जाता है, उसका स्पर्श भी अशुद्ध कर देने वाला माना जाता है। अतः प्राण शक्ति से रहित परिवार व्यवस्था को यदि हे दूषित करने वाले कहा गया, तो ऐसा कहने वालों का अभिप्राय समझा जाना चाहिए। जब परिवार प्राण शक्ति से रहित हो, उसमें व्यक्ति निर्माण तथा आत्म परिष्कार की क्षमता प्रेरणा न रह जाए, अपितु वे मनुष्य के शोषण स्खलन का आधार बन बैठे, तब उन्हें तिरस्कार और उपेक्षा के योग कहने में अधिक अनौचित्य नहीं। परिवार की छत बिछत लाश के प्रति ही यह भाव व्यक्त हुआ माना जाना चाहिए। परिवार की प्राण शक्ति है सघन आत्मीयता, प्रखर प्रेम। जहाँ समानता और अपनत्व की भाव संवेदनाएं नहीं है, वहाँ परिवार का निष्प्राण ढांचा सा समझा जाना चाहिए। भाव संवेदनाएं होगी तो उसकी व्यवहार में स्वाभाविक अभिव्यक्ति भी होगी। यह अभिव्यक्ति ही पारिवारिकता है। परिवार व्यवस्था के जो भी लाभ गिनाए जाते हैं, वे पारिवारिकता के आधार के विद्यमान होने पर ही प्राप्त हो सकते हैं। जहाँ यह बुनियाद ही नहीं, वहाँ और किसी विस्तार की गुंजाइश कहाँ? परिवार में जब आत्मीयता, प्रेम की भाव संवेदनाएं और उत्कृष्टता, श्रेष्ठता की विचारधाराएं हर सदस्य में भरी रहेगी, तभी उसका वास्तविक सुख मिल सकेगा। मात्र साथ साथ रहना परिवार भावना का द्योतक नहीं, जिसके बीच सुख दुख की समान अनुभूति है, सघन संवेदना है, सहयोग का उत्साह है, उन्हें ही एक पारिवारिक इकाई कहा जा सकता है। जो परिवार एक इकाई की तरह, एक शरीर की तरह नहीं है, उसे सचमुच परिवार माना जाना भी कठिन है। प्रगाढ़ आत्मीयता एक ऐसी सुखद संवेदना उत्पन्न करती है जिसका आनंद ही स्वयं में अमूल्य है। यह भावनात्मक सघनता ही जीवन में सरसता उत्पन्न करती है। नीरस जीवन दुर्भर हो जाता है। परिवार यदि सरसता न उत्पन्न कर सके तो फिर उसकी क्या उपयोगिता है? वह सहयोग सद्भाव न बढ़ा सके तो उसकी क्या सार्थकता? जहाँ संवेदनाओं का आदान प्रदान न हो, वहाँ परिवार भावना नहीं मानी जाएगी। आदान प्रदान सदैव समानों में होता है। श्रद्धा, आदर, स्नेह, दुलार, बड़े छोटे के बीच सील सौजन्य से समता का भाव खंडित नहीं होता। समता सच्चे अर्थों में आत्मीयता का ही दूसरा नाम है। दूसरे को भी ठीक अपने जैसा मानना ही समत्व भावना है। इसकी बाह्य अभिव्यक्ति भिन्न भिन्न प्रकार की हो सकती है। स्वयं अपने साथ भी तो सदा एक सा ही व्यवहार आवश्यक नहीं होता। जो आहार विहार हमें स्वस्थ रहते हुए आवश्यक लगता है, अस्वस्थता की स्थिति में उसका स्वरूप एवं क्रम बदलना पड़ता है। जितना स्वाध्याय सामान्य क्रम में हम अपने लिए नियमित रूप से आवश्यक मानते हैं, विशेष कार्य व्यवस्था में उस समय में कटौती करनी पड़ जाती है। क्रीड़ा, व्यायाम आदि के बारे में भी यही तथ्य लागू होते हैं। यही बात परिवार के भिन्न भिन्न सदस्यों पर लागू होती है। परिवार में समता का भाव तो रहना चाहिए, पर उसका तात्पर्य यह नहीं कि जिसकी क्षमता जिसे करने की नहीं है, वह भी उसे बराबरी के आधार पर सौंप दिया जाए। बच्चे को समान मानने का अर्थ उसे तिजोरी की चाबी
या पुस्तकालय की अकेले देखरेख सौंप देना नहीं। इससे तो वह अपना और परिवार का अनिष्ट ही करेगा। छोटे भाई को अपने समान मानकर यदि उस पर भी परिवार का भार उतना ही सौंप दिया गया तो उसका निर्वाह संभव न हो सकेगा। वृद्ध पिता के व्यक्तित्व के प्रति समत्व भाव का अर्थ यदि उनसे अभी भी वैसे ही उपार्जन की अपेक्षा रखना हुआ तो वह अन्याय ही सिद्ध होगा। इसलिए बाहरी व्यवहार में भिन्नता से समता, आत्मीयता की भावना का कोई अनिवार्य विरोध नहीं है। आत्मीयता का व्यवहारिक रूप यह है कि विषमता वर्धक क्रूरता पर आश्रित रूढ़ियों को समाप्त किया जाए, स्त्रियों को पद दलित और वृद्धों को उपेक्षित तथा संतान को स्वेच्छाचारी बनाए रखने वाली व्यवस्थाएं, मान्यताएं त्याग दी जाए तथा प्रत्येक के प्रति उचित आदर स्नेह का भाव रखा जाए। यह निरीक्षण करते रहा जाए कि परिवार के प्रत्येक स्त्री पुरुष बालक को शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक उन्नति का समुचित अवसर मिल रहा है या नहीं। जीवन विकास एवं भविष्य निर्माण के स्वाभाविक अधिकार से कोई वंचित तो नहीं हो रहा है, या उसे दूसरों की तुलना में बहुत कम साधन तथा अवसर तो नहीं मिल रहे हैं। किसी को अनावश्यक सुविधा मिल रही हो और किसी पर अनुचित दबाव पड़ रहा हो, ऐसी स्थिति तो नहीं है। जहाँ यह ध्यान रखा जा रहा हो वही पारिवारिक भावना है। जहाँ लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को स्त्रियों की तुलना में पुरुषों को, संपत्ति न कमा रहे लोगों से उपार्जनशील लोगों को अधिक सुविधाएं, अधिक सम्मान, खान पान, वस्त्र, विहार, मनोरंजन के अधिक साधन तथा अवसर दिए जा रहे हों, वहाँ पारिवारिक भावना नहीं है। वहाँ तो अन्यायपूर्ण समझौता मात्र है, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली मान्यता को पारिवारिकता के आवरण में उचित नहीं ठहराया जा सकता। भले ही कमजोर दबे लोग मुंह न खोले, पर उनका मन ऐसे अन्याय, अनौचित्य एवं विषमता के विरुद्ध सदा विद्रोह ही करता रहेगा। अपनत्व का उल्लास ऐसे परिवारों में कभी भी स्थायी नहीं देखा पाया जा सकता। कोई गरीब घरों में स्वर्गीय प्रेम एवं आनंद का वातावरण पाया जाता, जबकि अनेक अमीर घरों में कलह, दुराव, अलगाव, अकेलेपन से लोग पीड़ित देखे जाते हैं। यदि व्यवहार का संबंध आमदनी से होता तो यह स्थिति नहीं देखने में आती। आत्मीयता के लिए आर्थिक समृद्धि नहीं, आंतरिक समृद्धि की आवश्यकता होती है। अपनत्व, प्रसन्नता तथा मधुरता का स्वभाव यदि विकसित हो जाए तो आर्थिक संकट उसे समाप्त नहीं कर सकते। सादगी, सात्विकता एवं संवेदना भरी सघन आत्मीयता विद्यमान हो तो कम आमदनी में भी आनंद उल्लास में कमी नहीं आती, क्योंकि वहाँ सच्ची पारिवारिक भावना मनुष्य को शक्ति देती रहती है। यही पारिवारिकता की उपलब्धि है। भारतीय और पाश्चात्य समाज दोनों का अध्ययन विश्लेषण करने वाले समाजशास्त्रियों का यह सर्वसम्मत निष्कर्ष है कि भारतीय समाज पारिवारिक अधिक है, जबकि पश्चिमी समाज प्रधानतया व्यक्तिगत। ऊपरी तौर पर पत्नी और बच्चों के मामले में इन दिनों दोनों समाजों में कुछ सौम्य देखने लगा है। उसका भी विवेचन किया गया है और पाया गया है कि अभी भी यह समानता मात्र ऊपरी है। भीतरी भिन्नता मुख्यतः दृष्टिकोण की है। दोनों समाजों की खामियां, कमियां भी इससे भिन्न दृष्टि के कारण अलग अलग है और विशेषताएं भी। बाहरी तौर पर देखना हो तो यह भिन्नता बच्चों के मामले में अधिक स्पष्टता से देखी समझी जा सकती है। अधिकांश भारतीय माता पिता आर्थिक अभाव के कारण बच्चों के लिए समुचित साधन तो नहीं जुटा पाते, किंतु सभी भारतीय माता पिता बच्चों के प्रति समान रूप से संवेदनशील तथा आत्मीय होते हैं। पश्चिमी माँ बाप आजीविका के बाद बचे समय का एक सीमित अंश ही बच्चों के लिए देते हैं। शेष समय वे अपने रुचियों के कार्य के लिए देते हैं। भारतीय माता पिता अपने ऐसे समय का अधिकांश बच्चों के साथ बिताते हैं। विशेषकर माँ तो बच्चों के लिए ही अपना संपूर्ण अतिरिक्त समय देती है। पश्चिमी माता पिता अपने उपार्जित धन का वह अंश जो दैनंदिन व्यवस्था संचालन हेतु आवश्यक व्यय के अतिरिक्त बचता है, अपनी रुचियों, साज संवाद तथा अपने मनोविनोद में ही मुख्यतः लगाते हैं।
भारतीय माता पिता ऐसे धन को लगभग पूरी तरह बच्चों के लिए सुरक्षित रखने में ही जुटे रहते हैं। यह बात अलग है कि दहेज, खर्चीली विवाह तथा अन्य ऐसी ही सामाजिक कुरीतियों के कारण यह धन बच्चों के उत्कर्ष में लगने के स्थान पर व्यर्थ ही खर्च होता है। वह एक भिन्न विषय है। जहाँ तक दृष्टिकोण की बात है, माता पिता अपने सुख शांति, विश्राम, विनोद, निजी रुचियां त्याग कर भी बच्चों के लिए ही साधन जुटाते हैं। अपने निजी कार्यक्रमों, भ्रमण, मनोरंजन आदि की व्यवस्था में वे बच्चों की सुविधा के अनुसार बनाते हैं, जबकि पश्चिमी माँ बाप अपने निजी कार्यक्रम अपनी सुविधा के अनुसार बनाते हैं। इसके आगे की भिन्नताएं तो और भी अधिक है। पश्चिम में परिवार का सर्व स्वीकृत अर्थ पति पत्नी और बच्चे इतना ही माना जाता है। भारत में परिवार शब्द कहते ही माता पिता, भाई बहन, लड़के भतीजे, बेटियां बहुएं सब मस्तिष्क में कौंध जाता है। परिवार की व्यवस्था करने के बाद ही तो पत्नी को अपने पास बुला सकता है। यह नौकरी पेशा औसत भारतीय पुरुष के शब्द चाहे जहां सुनने को मिल सकते हैं। उस समय उनका आशय वृद्ध माता पिता तथा छोटे भाई बहन आदि की व्यवस्था से ही होता है। बढ़ती आपाधापी के क्रम में बीबी बच्चे लेकर अलग बस जाने वाले लोग भी परिवार की बात चलते ही माता पिता भाई बहन का ही स्मरण, उनकी चर्चा अवश्य ही कर उठेंगे। पारिवारिकता की इस भारतीय भावना को उपेक्षित नहीं, संरक्षित संवर्धित किए जाने की आवश्यकता है। जहाँ भी पारिवारिकता की भावना का ह्रास हुआ है, वहाँ कोई सत परिणाम नहीं देखे गए हैं, अपितु अकेलापन और अलगाव ही बढ़ा है। हारी बीमारी में महंगी चिकित्सा सुविधा तथा सेवक सेविकाएं जुटा पाना थोड़े लोगों के लिए ही संभव है। यह अलगाव बहुत महंगा सिद्ध होता है। प्रसव काल, रोग के आक्रमण, असमर्थता, दुर्घटना, लड़ाई झगड़ा आदि में पग पग पर अपनों की जरूरत होती है। जब पत्नी गर्भवती होती है तब उसे अस्पताल में भर्ती करा देने भर से बात नहीं बनती। प्रसव कष्ट के समय सघन सहानुभूति के लिए और उसके उपरांत जच्चा बच्चा के साथ संभाल के लिए आत्मीय परिजनों की तीव्र आवश्यकता का अनुभव होता है। नवजात शिशु को संभालते हुए घर के अन्य काम कर पाना बहुत दुष्कर हो जाता है। यही स्थिति बीमारी तथा अन्य किसी कारण से उत्पन्न असमर्थता के समय होती है। उस समय परिवार के लोग जिस सहजता से सहयोग देते हैं, वैसा दूसरे कहाँ दे पाते हैं। आपसी सौहार्द, सहयोग, स्नेह, सौजन्य का नाम पारिवारिकता है। इसके बिना जीवन खींचतान, दाव पेच में उलझा बोझिल सिलसिला बन जाता है। आनंद कोसों दूर भाग जाता है। इस स्थिति को समाप्त करने के लिए वे प्रक्रियाएं, प्रेरणाएं तथा दिशाएं अपनानी होगी जो पारिवारिकता की जिम्मेदारी भरी भावनाओं को ही प्रधानता दे, न कि उसकी उपेक्षा कर बौद्धिक जोड़ तोड़, स्वार्थ केंद्रित समझौते तथा भावना शून्य सहजीवन का विचार करे और इसे ही आधुनिकता मान बैठे। यह आधुनिकता बहुत महंगी पड़ेगी, इससे बचना चाहिए। संयुक्त उत्तरदायित्वों की अवहेलना परिवार के प्रत्येक सदस्य को घाटे में ही रखती है। घनिष्ठता, आत्मीयता को निरंतर विकसित करने वाली पारिवारिक भावना ही उन उपलब्धियों का सुख एवं आनंद दे सकती है जो परिवार व्यवस्था से मिलते रहे हैं, परंतु इन दिनों खत्म हो चले हैं। उस भावना के बिना सामूहिक निवास से परिवार की सुवास नहीं आ सकती। द्वेष, दुर्भाव की दुर्गंध ही फैलेगी। स्वर्ग सुख की पुनः अनुभूति के लिए स्नेह, सहकार, उदारता, कृतज्ञता, दायित्वों की आत्मीयता, सद्भाव पर आधारित परिवार भावना ही अपनानी होगी।